नौजवान नस्ल के लिए क्या मैसेज, क्या पैगाम देना उनको मैं ये कहूँगा कि बेटा बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब, ये जो बस्ते का कंसेप्ट है, बैग का, स्कूल बैग का, ये मुझे बड़ा बुरा लगता है। ये जो होमवर्क का कंसेप्ट है ना, मैं इसके इंतहाई खिलाफ हूं। तो कहता हूँ 6 घंटे बच्चा आपके स्कूल में आप 6 घंटे पे इतना पढ़ाओ उसको, बाकी अगर मेल है तो वो जाए अपने वालिदैन के, अपने बाप के साथ बाजार जाए, खेल के मैदान में जाए, उसके दोस्तों से मिले, हुजरे में बैठे कुछ आगे पीछे लोगों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अदनान शहदानी इस वक्त मौजूद हूँ कोहाट KDA के अंदर। डॉक्टर फजल अहमद की कहानी भी, लाइफ स्टोरी इनकी जो है पूरी एक मोटिवेशनल स्टोरी है। आप जितने भी नौजवान इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप लोगों ने इस स्टोरी को एंड तक देखना है और इस स्टोरी से आप लोगों को अपनी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा सा चेंज जो है वो महसूस होगा। आजकल के दौर में लोग अपने लिए जीते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने साथ दीगर जो अपने शहर के लोग या अपने इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं उनका भी सोचते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि यार जो लोग अपनी लाइफ के साथ साथ बाकी जो आम लोगों का सोचते हैं तो उनको स्पेशली हम रिकॉर्ड करते हैं। डॉक्टर फजल अहमद साहब कोहाट के अंदर एक बहुत बड़ा तालीमी इदारा बनाने जा रहे हैं और ये तालीमी इदारा जो है आम तालीमी इदारों की तरह, रिवायती इदारों की तरह नहीं है, उनसे बहुत हट करके है। क्या इसके अंदर स्पेशलिटीज़ होगी इस इदारे के अंदर, वो हमें खुद डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा टाइम दिया और हमसे हमारे मंसूबों के बारे में, मुस्तकबिल के उसके बारे में बातचीत की। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया सर आपका भी। डॉक्टर फजल अहमद को लोग जानते हैं कि डॉक्टर साहब एक सर्जन हैं, लेकिन ये आपकी जो लाइफ का जो सफ़र है ये शुरू कहाँ से हुआ, किन किन मोड़ से आप गुजरे यहाँ तक? मैंने प्राइमरी एजुकेशन कोहाट में संगेड़ प्राइमरी स्कूल हमारा होता है माला सिकंदर खान में, वहाँ से हासिल की। अच्छा। और चौथी के बाद फिर मुझे नंबर 1 गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 में मैंने 5वीं से लेकर 10वीं तक वहाँ से तालीम हासिल की। फिर एडवर्ड कॉलेज में मेरा दाखिला हो गया, FSC मैंने एडवर्ड कॉलेज से की और सन 82 के आखिर में मैंने FSC कर ली थी। तो फिर मेरा एडमिशन हुआ 83 के शुरू में खैबर मेडिकल कॉलेज में। अच्छा। ओपन मेरिट पर, उस दिन तो ओपन मेरिट ही होता था। 5 साल फिर मैंने वहाँ पर MBBS में लगाई। सन 88 में वहाँ से फारिग हुए, 1 साल अब जॉब किया खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में। अच्छा। सर्जरी मेडिसिन में। फिर चूँकि ख्वाहिश थी सर्जन बनने की, बहुत शुरू से एक प्लान बनाया हुआ था कि मैंने ऑपरेशन वाला डॉक्टर बनना। अच्छा। फिर सर्जरी की तरफ उसी औजाब ही में अल्हम्दुलिल्लाह हमने, उस वक्त तो पार्ट फर्स्ट करना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन अल्लाह ने मेहरबानी की और हमारा पार्ट फर्स्ट क्लियर हुआ, फर्स्ट चांस भी क्लियर हुआ। फिर हमने ट्रेनिंग ली रीडिंग हॉस्पिटल में, 3.5 साल ट्रेनिंग ली। अच्छा। तो उसके बाद फिर हम कोहाट ट्रांसफ़र हो गए। बहरहाल स्पेशलाइजेशन के बाद फिर मैंने लकी मरवत में काम किया बतौर डिस्ट्रिक्ट सर्जन। अच्छा माशा। कोहाट में काम किया बतौर डिस्ट्रिक्ट सर्जन। फिर मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ 2006 में, तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हुआ। अच्छा। और फिर एसोसिएट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर, फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 1 दिसंबर 2024 को मैं रिटायर हो रहा हूँ। 1 दिसंबर 2024 को अपनी 60 साल उम्र गुजार कर जी। तो यही अचीवमेंट होती है किसी डॉक्टर की कि जो MBBS करता है तो ख्वाहिश होती है स्पेशलाइजेशन कर ले, स्पेशलाइजेशन की ख्वाहिश होती है कि कोई मेडिकल कॉलेज में अगर भर्ती होता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो जाए। वो भी हम हुए, एसोसिएट भी हुए, प्रोफेसर भी हुए। अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम किया। अब तो हमारे शागिर्द इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हमें खुशी होती है उनको देख के फलते फूलते हुए। शागिर्द स्पेशलिस्ट बन गए हैं। ज़बरदस्त माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सन 80 में मैट्रिक में कोहाट से इतने नंबर लिए थे कि कैट कॉलेज वालों के भी उतने नंबर नहीं थे, और पेशावर बोर्ड से लिए थे। गुड। तो नंबर 1 स्कूलिंग में और लोग भी हमारे साथ पढ़ते थे, लेकिन मेरे बाद भी किसी ने वैसा स्टेटस अचीव नहीं किया 43 साल में जो किसी ने अचीव नहीं किया। 44 साल हो गए जो हमने अचीव किया था। तो वो हमने कोई खास बात नहीं थी, हमें ये था कि उस्ताद जो कहता हम उसके साथ करते। अच्छा। और जो उस्ताद नहीं कहता तो उसके साथ हम नहीं करते। मेन सर आपकी बात करने का मकसद है कि उस टीचर्स की रिस्पेक्ट, यही सब बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। कि आजकल हमारे मुआशरे में ये सुनने की सलाहियत बड़ी कम हो गई है। बस हर बंदा कहता है कि यार मैं पूरा हूँ, मैं मेरे। हाँ, बेसिक प्रॉब्लम यही पर है कि हम दूसरों को अपने से कमतर समझने लगे। कहते हैं बस मैं अक्ले कुल मैं हूँ। अक्ले कुल कोई नहीं होता। हर बंदे को दूसरे बंदे की निस्बत अल्लाह ने कुछ खुसूसी चीज़ दी होती, तो ये आप पर है कि आप उससे वो ले लें। अच्छी चीज़ें लेते रहें, बुरी चीज़ें छोड़ते रहें। अगर हम देखें आपने मेडिकल कॉलेज में बतौर एक टीचर भी आपने टाइम गुजारा, कैसे आपके कोई इनकलाबी इक़दामात? लेकिन हमें टीचिंग तो किसी ने नहीं सिखाई थी, हमें तो सर्जरी सिखाई हुई थी। तो फिर मैंने जब ये रियलाइज़ किया कि नहीं कुछ और स्किल्स भी चाहिए कि इन बच्चों को हम अच्छे तरीके से पढ़ा सकें, तो फिर मैंने दाखिला लिया MHP, हमारा एक प्रोग्राम होता है मास्टर्स इन हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन। अच्छा। फिर मैंने मास्टर्स की तो फिर मुझे समझ आई
कि कैसे पढ़ाया जाता है। कई सालों तक तो मुझे अपने कॉलेज का बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलता रहा स्टूडेंट की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने खुद ही मना किया कि यार ये और लोग फिर नाराज होते हैं तो ये ना किया करो, क्योंकि फिर और लोग भी थोड़ा सा होता है कि हर दफ़ा यही बनता है। डॉक्टर साहब, अगर हम देखें कोहाट में या बाकी भी पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर्स हम बड़े देखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स क्या करते हैं कि अपने लिए अस्पताल बना देते हैं। आपकी बात अपने एक हमारे तमाम लोग मेरे साथ जो कलीग्स हैं वो भी यही कहते हैं कि अस्पताल आपने बनाया होता है तो अच्छा था, ये था वो था, वो है। मैंने कहता नहीं, मुझे जो कमियां महसूस हो रही थी वो ये थी कि कोई कोहाट में ऐसा स्कूल नहीं है जो मेरी ख्वाहिश के मुताबिक हो। जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ऐसे ही ऑफलाइन अर्ज किया था कि ये जो बस्ते का कंसेप्ट है, ये बैग का, स्कूल बैग का, ये मुझे बड़ा बुरा लगता है। ये जो होमवर्क का कंसेप्ट है ना, मैं इसके इंतहाई खिलाफ हूं। कहता हूँ 6 घंटे बच्चा आपके स्कूल में आप 6 घंटे पे इतना पढ़ाओ उसको, बाकी अगर मेल है तो वो जाए अपने वालिदैन के, अपने बाप के साथ बाजार जाए, खेल के मैदान में जाए, उसके दोस्तों से मिले, हुजरे में बैठे, कुछ आगे पीछे लोगों के साथ मरग शादी पे जाए, उसको समझ आए कि दुनिया कैसे होती है। बच्ची है तो वो माँ के साथ बाजार जाए, शॉपिंग भी जाए, तकरीबात भी जाए, अपने साथ किचन में उसका हाथ बटाए, घर गृहस्थी सीखे। स्कूल में तो आपके पास 6 घंटे आप पढ़ाएं, आप होमवर्क क्यों देते हैं? तो इस तरह और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें थी, छोटी छोटी ख्वाहिशें आप कह लो। तो मैं कहता स्कूल ऐसा होना चाहिए, स्कूल ऐसा होना चाहिए। अच्छा। उसमें हर एक तालिब इल्म जो है वो जब स्कूल में हो तो उसका जो पेरेंट है वो उसको किसी भी लम्हे चेक कर सके और कि मेरा बच्चा इस वक्त क्या कर रहा है। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक पेपर था सर्जरी का, BDS का, फाइनल ईयर BDS में 3rd ईयर में सर्जरी का पेपर होता है। अच्छा। तो BDS कहते हैं जो डेंटल हाँ जी। तो उसमें उनके 3 सवाल ऐसे थे, जैसे कार्सिनोमा टेस्टिस के ऊपर एक सवाल था। अच्छा। और कार्सिनोमा पेंक्रियाज के ऊपर एक सवाल था, और कार्सिनोमा किडनी के ऊपर एक सवाल था पेपर में। तो मैंने अपने जो इम्तिहान लेने वाले लोग थे उनसे पूछा कि क्या कभी आपने गुज़श्ता 100 साल में दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी डेंटल सर्जन को टेस्टिस कार्सिनोमा का इलाज करते देखा है? तो कहते हैं कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा यार आप खाली इस सवाल का जवाब दो। कहता है ये तो बहुत ही फजूल सी बात होगी कि डेंटल डॉक्टर है तो वो टेस्टिस का, मैंने कहा पेपर निकाल के दिखाया कि ये आपका पेपर है जो आपने लिया है। Why on earth a BDS doctor should know how to treat the carcinoma testis? जरूरत ही नहीं है इसकी। जी। अब BS का कोर्स उठाएं, करिकुलम उठाएं और देखें कि अगर आप BS एनेस्थीसिया कर रहे हैं, ये BS रेडियोलॉजी कर रहा है, वो फलाना BS सर्जरी कर रहा है, फलाना BS कार्डियोलॉजी कर रहा है, और उनके पहले 1 साल जो है वो सारे वो कॉमन क्यों पढ़े भाई? हर एक मैंने BS एनेस्थीसिया भी करना है, मैं क्यों वो पढ़ूं जो कार्डियोलॉजी वाला पढ़ रहा है या जो रेडियोलॉजी वाला पढ़ रहा है। और सर कब कोहाट के लोग कब एक्सपेक्ट करें कि इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह विदिन 2 years हाँ, क्योंकि हमारी तो ख्वाहिश, मैंने जैसे भी बताया ना कि सीटिंग कंफर्टेबल हो, आप सारी इन्वायरमेंट अगर कंफर्टेबल बनाएंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो वी आर ऑन टू इट अल्हम्दुलिल्लाह, और होपफुली विदिन 2 years इट विल बी ओपन। आखिर में नौजवान नस्ल के लिए क्या मैसेज, क्या पैगाम देना उनको मैं ये कहूँगा कि बेटा बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। ये जो हम समझते हैं कि नहीं हमें सब कुछ आता है, हमारे बाप को कुछ नहीं आता, हमारे अंकल को कुछ नहीं आता, हमारे दादा को कुछ नहीं आता, इस वाली पॉलिसी से बाहर निकलिए। आप अदब अपनी जगह पे रखिए। अल्लाह कुरान शरीफ में कहता है जब तुम्हारे वालिदैन में से कोई 1 या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो उनके सामने उफ तक कहो और अपने कंधे झुका दो और अल्लाह से दुआ करते रहो कि अल्लाह इन पर रहम फरमा। डॉक्टर साहब इंशाल्लाह वक्तन फ़ौक्तन आपसे हमारी मुलाकात होती रहेगी, और नौजवान नस्ल के लिए आप दोबारा फिर इंशाल्लाह हमारे साथ एक और प्रोग्राम रिकॉर्ड करेंगे। बहुत शुक्रिया आपको, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच देने का। थैंक यू सो मच। अल्लाह आप लोग को हमेशा शाद और आबाद रखे। और डॉक्टर साहब एट द एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।